और जी ये दो कीवर्ड्स बन गए, अगला कीवर्ड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, द एजेंसी बिगेन बिजनेस। ठीक है, द एजेंसी बिगेन, ये एक हो गया। बिजनेस इन इट्स प्रेजेंट लोकेशन, यहां से बना ले तो ये दैट्स मच भी बेटर। ठीक है, वैसे भी बिजनेस तक एक ही बन सकता था। ठीक है, चलिए वैसे बना ले तो जरा अच्छी समझ आ जाएगी। अब आप कहेंगे सर कीवर्ड का कोई फॉर्मूला है बनाने का, तो मैं क्या आपको सिखाने की कोशिश करूं कि नहीं है। कीवर्ड का मतलब होता है कि आपने उस फ्रेज को उतना पिक करना होता है जो आपको अच्छे से समझ आ जाए, जिसकी आप सेंस पिक कर सके ना। दैट्स वाई मैंने पहले इतना बनाया, मगर अब मैं इतना बना रही है, ऐसे ज्यादा सेंस बन रही है। बिगेन बिजनेस, कोलोकेशन, इसकी समझ तो आ गई होगी कि बिजनेस की शुरुआत। ठीक है, और इन इट्स प्रेजेंट लोकेशन, इसकी क्या सेंस बन रही है। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया था। हम्म, अच्छा, शुरू से क्या। जो ओरिजिनल ओरिजिनल वाला वर्ड सही लग गया है कि ए जो बिजनेस है ये इधर से ही ओरिजिनेट हुआ है। ओरिजिनेट हम तो वर्ड यूज कर लेते हैं, मीन्स कि इसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। ये जब से बिजनेस कर रहे हैं यहीं से कर रहे हैं, इस सेंस का मतलब ये है। ऑलराइट, स्टेटमेंट नंबर 4, एम्प्लॉइज हैव स्पेसिफिक रोल्स एट द एजेंसी। इसका क्या मतलब है, एम्प्लॉइज हैव स्पेसिफिक रोल्स। स्पेसिफिक रोल्स का क्या मतलब होता है। मखसूस, खास। ठीक है, आप में से जितने लोग जॉबियंस हैं वो इस चीज को जरा अच्छे समझते होंगे कि जब आप जॉब पे जाते हैं तो अगर वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं तो हर बंदे की अलग अलग ड्यूटी असाइंड होती है, वो उस ड्यूटी को करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही मतलब है। और स्टेटमेंट नंबर 5, द एजेंसी केयरफुली चूजेस। ठीक है, क्या जी, दी प्रॉपर्टी ओनर्स दैट इट वर्क्स विद। ये क्या कहना चाह रहे हैं इस लाइन में, केयरफुली चूजेस दी प्रॉपर्टी ओनर, इसका क्या मतलब हुआ। इनके जो ऑनर्स हैं उनको वो देखें कि वो कैसे बिहेवियर उनका कैसा है, इस तरह के बारे में चूज किया जाता है। ट्रेन आप परफेक्ट हो गया। स्टेटमेंट नंबर 5 इज अबाउट नॉट द प्रॉपर्टी, अबाउट द लैंडलॉर्ड। जिसकी प्रॉपर्टी है उनकी नेचर कैसी, ये ना हो कि वो डिस्टर्बिंग नेचर वाले हो, तो फिर अगर जो हमारा कस्टमर है वो भी डिस्टर्ब हो। ठीक है, और मुझे लगता है सर कि इसको हम पोटेंशियल, आपको तंग करता है अभी है, आपके लैंडलॉर्ड तंग करते हैं, बड़ा आपने मुस्कुरा के देखा है। हाँ जी, कौन है जी, ऑनलाइन फ्रेंड्स क्या पूछ रहे थे। सर मैं कह रहा हूँ कि इसमें वो पोटेंशियल आ सकता है ना कि पोटेंशियल ऑनर कौन है जो हमें इन फ्यूचर तंग नहीं करेंगे। एग्जैक्टली परफेक्ट सर, यही वाली बात है, ऐसे ही। सो आई बिलीव आपको कीवर्ड मार्किंग की समझ आ गई होगी। मैं इसको जरा रिपीट कर देता हूँ। कीवर्ड मार्किंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट्स फ्रेजेस या स्टेटमेंट्स चंक्स। इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि 2 वर्ड का कीवर्ड बनाना है कि 3 का बनाना है। जितना आपको समझ आएगा, जो सेंस बनती है वैसे इसको पिकअप करना होता है। और यहाँ से आपने खाली वर्ड का मीनिंग नहीं, उसकी सेंस पिक करनी है, क्योंकि यहाँ से आप जब टेक्स्ट में जाएंगे वो सेंस को मैच करते हैं। गुड, ठीक हो गया जी। अब हम इसको सीक्वेंस में नहीं लेके जाएंगे, हम जहां जहां से क्वेश्चन है वहां वहां पे लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी में है। ठीक है, लेट्स गो टू टेक्स्ट बी। ओके जी, टेक्स्ट बी में मुझे बताया कौन सी स्पेसिफिक लाइंस है जिसको आंसर कर रही हैं, स्पेसिफिक लाइंस जो उस बुलेट को आंसर कर रही हैं। सेकेंडरी सप्लाई रिटर्न रेफरेंस एंड ठीक है, सेफ्टी रैंकिंग। वेरी गुड। सेकंड नंबर लाइन से मिस्टी पढ़ेगा जरा हम सा पढ़ते हैं। यस यस। Supply return preference and pay the rent on time, and in return we will visit the property every 4 months to ensure it is maintained and that any necessary repair are done. ठीक हो गया फिर। अच्छा जी, मैम ने भी जहां से पढ़ा था, शी स्टार्टेड रीडिंग फ्रॉम द सेकंड लाइन। ठीक है, और ये इस लाइन का सब पोर्शन है। ठीक है, अच्छा आपने जरा याद रखना है कि जब भी पंक्चुएशन आती है ना, पंक्चुएशन आर वेरी हेल्पफुल टू आंसर।
ठीक है, पेपर के अंदर उन्होंने बहुत जगह पे हिंट्स दिए होते हैं और ये वन ऑफ द हिंट्स था। ठीक है, उन्होंने कहा जी एवरीथिंग वी डू इज बेस्ड ऑन गुड प्रैक्टिस। वो गुड प्रैक्टिस कहते हैं किसको है? बेसिकली वो गुड प्रैक्टिस कह रहे हैं कि यू सप्लाई, क्योंकि इसमें एजेंसीज की इंफॉर्मेशन है तो यू का मतलब है यहाँ पे कस्टमर। कस्टमर हमें प्रोवाइड करेगा, मींस सप्लाई क्या जी, रिटन रेफरेंसेस। वहां पे लिखा था लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, तो यहाँ पे ये इसकी पैराफ्रेजिंग है। बाकी आगे उन्होंने अपनी अदर गुड प्रैक्टिसेस लिखी हुई हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का रेफरेंस कहाँ पे है। ठीक है, इट मींस दिस इज द रेफरेंस, बस इतनी लाइन में आंसर था। गुड, सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहां से निकला, बाकी सारी एडिड डिटेल है इसकी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, इसका हमने आंसर ई मार्क किया। हाँ जी, मुझे ई में से रेफरेंस दें कि ई में कहाँ लिखा होगा। सेकंड लास्ट लाइन, मिस्टर ऊंचा से पढ़ते हैं सर। We use modern marketing techniques that include price comparison or similar properties with other agencies. परफेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एजेंसी कह रही है कि जी हम मॉडर्न मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि हमारे पास प्राइस कंपैरिजंस हैं फॉर सिमिलर प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी कि एक इलाके में एक ही घर है, वो डिफरेंट एजेंट से लाइक सेल पे लगा रहे हैं या रेंट पे कर रहे हैं विद अदर एजेंसीज इन द एरिया। सो यहाँ पे अब इनका जो है रेफरेंस हमें मिल गया कि दे आर प्रोवाइडिंग यू विद द सेम इंफॉर्मेशन। वेरी गुड, परफेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर हमने ए मार्क किया। हाँ जी, ए में कोई मुझे बता देगा कहाँ पे रेफरेंस? That's starting over 50 years experience. वेरी नाइस, परफेक्ट। ठीक है, ये जो मेरे दोस्त भाई बैठे हैं इधर से, कोई भी आप में से बता दीजिए, बोल रहे थे। हाँ जी, कोई भी। वेरी नाइस, ठीक है। फर्स्ट लाइन में लिखा है जी 50 इयर्स एक्सपीरियंस है, मगर एक्चुअली आंसर यहाँ पे अ फर्म हैज बीन बेस्ड इन शिप्टन स्ट्रीट सिंस इट्स फाउंडेशन। अब यहाँ पे ये वाला वर्ड बड़ा जरूरी था, मीन्स कि जब से हमने काम शुरू किया। यहाँ पे जो फाउंडेशन है ना, और ये एक्चुअली बिगिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहीं से हमारी बेस है और हम तब से यहीं पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है वोकैब एंड पैराफ्रेजिंग। छोटे छोटे वर्ड्स है, अगर तो आता है तो फिर तो बहुत आसान हो जाता है। अगर ये वाले वर्ड्स ना आते हो तो यही वाला टेक्स्ट आपके लिए ठीक ठाक मुश्किल हो जाएगा। जब आपको लगता है ना कि यार मुझे टेक्स्ट की समझ नहीं आ रही है, ये मेरा आंसर गलत हो रहा है, एक्चुअली दिस इज द रीजन। अब इंप्रूवमेंट का क्या तरीकाकार है? आसान से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता उसको डिफिकल्ट पे लेके जाएं। जो टेक्स्ट आसान लगता है ना, उस पर वोकैब जरूर मैच करें। आपको पता होगा, अच्छा बिगेन को फाउंडेशन कह दी है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को रिटर्न रेफरेंसेस कह दी है, इस तरह से उन्होंने ये बात कह दी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लेवल हाई करेंगे, आपको चीजें मैच होती नजर आएंगी। गुड, सो दैट्स द बेस यू नीड टू ले डाउन। परफेक्ट हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 4, आंसर डी मार्क किया। हाँ जी, रेफरेंस प्लीज, लाइन नंबर कहाँ पे है जी, कौन सी लाइन? ऑलराइट, क्या लिखे जी? We also have an administration office who deals with contract and personal matters. ठीक हो गया। इसमें ना मुझे एक लाइन बड़ी पसंद है, वो लाइन का मतलब आपने मुझे बताना है। ठीक है, वेरी लाइक इंटरेस्टिंग लाइन। ओके जी, लाइन है जी, जेम्स कैटरिंग, our customer liaison officer, is always at the end of the phone. ऐसा क्यों मतलब है at the end of the phone? So it's just a call. हमेशा Just हमेशा कॉल पे अवेलेबल है, a call. जस्ट अ कॉल अवे। ठीक है, इसका मतलब है कि इस एजेंसी के अंदर इस बंदे को जो है ना स्पेसिफाई किया है कि जितनी फोन वाली क्यूरीज है ना वो आपने डील करनी है। जब भी फोन आएगा, यू आर द पर्सन टू पिक अप द कॉल एंड आंसर द क्यूरी। क्वेश्चन में ये था कि स्पेसिफिक रूल्स। अब देखिए, टोटल पैराफ्रेज है ना, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब ये जो लिखा है ना एट द एंड ऑफ द फोन, ये बेसिकली एक उन्होंने फ्रेज यूज किया हुआ है, ये लिटरल मीनिंग नहीं है। ये भी लिख सकते थे कि जेम्स कैटरिंग हैज अ स्पेसिफिक जॉब टू आंसर क्यूरीज ऑन द फोन। सर ये इडियोमेटिक फ्रेज है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसी ऑटोमेटिक फ्रेज उन्होंने यूज किया। ठीक है, सो ये आपके पेपर्स की रिक्वायरमेंट है, ये बार बार करेंगे वो। ठीक है, अब यहां से आपको ये वाली चीजें भी पिकअप हो रही हैं।
इन चीजों का फायदा ये जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसके 2-3 फायदे हैं, ठीक है। पहला फायदा कि अगर आप लिसनिंग का पेपर कर रहे हैं उसमें ये वाली फ्रेजेस अक्सर यूज करते हैं। अगर आपको मीनिंग आता है तो लिसनिंग पेपर में वन शॉट आपके पास, टेप रिपीट नहीं होती है, आप वहां से पिकअप आपकी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, आप स्पीकिंग के टेस्ट में इडियोमेटिक फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, दैट एलिवेट्स योर बैंड, आपका बैंड इंक्रीज होता है। देखिए काम एक हो रहा है, फायदे 3 जगह पे हो रहे हैं। राइटिंग में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, राइटिंग में इडियोमेटिक फ्रेजेस से लिखने होते हैं, और सिर्फ जो आपके जीटी के स्टूडेंट इनफॉर्मल लेटर करते हैं वहां पे कुछ गुंजाइश है, अदरवाइज कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो राइटिंग के अंदर आप अच्छी वोकैब यूज करें मगर इडियोमेटिक फ्रेजेस एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये वाली फ्रेजेस जो हैं एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको आती हैं तो रीडिंग में भी काम आ रही हैं, लिस्टिंग में भी काम आ रही, मीन्स आपको मल्टीपल एडवांटेजेस मिल, दैट इज व्हाई डू वर्क ऑन द वोकैबुलरी, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। वी गुड? Alright, and I think we left with question number 5. The agency carefully chooses the property owner. C में मुझे reference दे दें please. Line number 3. Okay, मिस्टी ऊंचा पढ़ने जरा क्या लिखे? The landlords on our books have been selected with great care. Alright, ठीक है। अब ये लैंडलॉर्ड्स का वर्ड मैंने भी यूज किया था, प्रॉपर्टी ओनर्स। तो प्रॉपर्टी ओनर्स को बेसिकली लैंडलॉर्ड्स ही बोलते हैं। Client book. हाँ जी, ठीक है। ठीक है, क्लाइंट बोल सकते हैं मगर उन्होंने क्लाइंट का वर्ड इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि यहाँ पे आपके 2 क्लाइंट्स, आप क्योंकि मिडिल मैन है यहाँ पे एजेंसी, जो लैंडलॉर्ड है वो भी आप ही का क्लाइंट है और जो रेंट पे लेने हैं वो भी आप ही का क्लाइंट है, तो इसी पर उन्होंने लैंडलॉर्ड को वर्ड यूज किया। द लैंडलॉर्ड्स ऑन आवर बुक्स, ऐसा क्या मतलब ऑन आवर बुक्स? हमारे रिकॉर्ड के सर हमारी नजर में, हमारी नजर में भी आ सकता है, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक भी आ सकता है, या वो लोग जो हमारे साथ रजिस्टर्ड, ठीक है ना। आपको कैसे पता चलेगा कौन अपना घर रेंट पे देना चाहता है? वो आके आपको बताएगा तो आपके साथ एक तरह उसकी कोलैबोरेशन हो जाएगी। इसका मतलब कि वो आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा कि जी अगर कोई रेंट पे लेने आएगा तो ये प्रॉपर्टीज रेंट पे अवेलेबल है, ठीक है। इसका मतलब ये फेयर नाउ। हाँ जी, ये इसकी लाइन थी और हमें इसका रेफरेंस मिल गया, ठीक है, कि वो हमने ग्रेट केयर से सिलेक्टेड किए हैं सो दैट यू कैन श्योर दे विल लुक आफ्टर योर इंटरेस्ट, मीन्स के लैंडलॉर्ड अच्छे होंगे, क्योंकि कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि घर तो अच्छा हो मगर जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम हो। हाँ जी, ये वाला टेक्स्ट इतना मुश्किल तो नहीं था, इजीली मैनेज किया, मगर इसमें से सीखने की बात ये थी कीवर्ड कैसे बनाते हैं, वोकैब मैच कैसे करना है। यहाँ तक ओके जी? ऑलराइट, एनी कंफ्यूजन किसी को भी मैचिंग वाले क्वेश्चंस के अंदर? ठीक है, बस मैं इसका सम अप दे रहा हूँ, ठीक है। मैचिंग वाले क्वेश्चंस के अंदर आमतौर पे ये स्टेटमेंट भी आ जाती लिखी हुई कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। इसका मतलब यही है कि मैच करना आपने। मैचिंग वाले क्वेश्चंस कभी भी सीक्वेंस में नहीं होते क्योंकि इसमें आपने रेफरेंस ही देना होता है कि किस पैराग्राफ में क्या है, इसलिए वो सीक्वेंस नहीं आपको बना के देगा। और इसमें आपने सिर्फ जो है ना ABCD लिखना होता है। एक बात जो हमने शुरू में की थी, अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में लिखा है कि आप ये अल्फाबेट्स रिपीट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी होंगे। अगर नहीं लिखा ना तो वो आपको जितनी ऑप्शन है उतने ही क्वेश्चन देगा और एक ऑप्शन एक ही दफा यूज होगी। तो ये चीजें जो आपने याद रखनी है। हाँ जी, आर वी गुड ऑन दिस वन? वेरी नाइस। चलो जी अगले पेज पे आ जाओ। Alright, on the next page we have the text which says cycle lights. ऊपर लिखा हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 6 till 14 इस पे बेस्ड है, ठीक है। ये इसका पैराग्राफ है और अगर आप पैराग्राफ को टर्न करें तो अगले पेज पे आपके पास क्वेश्चन की टाइप्स हैं, ठीक है। इसकी जरा इंस्ट्रक्शंस पढ़ने जरा जल्दी से। हाँ जी, पढ़ लिया? डन हो गया। चलो आज थोड़ा सा ना इसको डिफरेंट वे में करते हैं, शायद हमारे जरा ज्यादा अच्छे से समझ आए। इसके अंदर एक्चुअली आपने बताना होता है कि ये स्टेटमेंट जो लिखी है ये उसके साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अब यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस की बात नहीं रही है, यहाँ पे अभी एक स्टेप फर्दर चले गए, ये मैचिंग वाले से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन, ठीक है। वहां पे भी आपने ट्रू वाला वर्ड अभी पढ़ा था मगर इसका मीनिंग कुछ और है। जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे ये वाली पूरी और इस तरह की बाकी की भी जो नीचे लिखी हैं, आपने ये बताना है कि यार ये वाली स्टेटमेंट पूरी की पूरी मीन्स इट वर्ड से लेके लाइट्स तक सेंस वाइज, वर्ड वाइज नहीं सेंस वाइज, इज मैचिंग विद द इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट, ठीक है।
ये टेक्स्ट में कहीं पे भी हो सकती है, पहले पैराग्राफ में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। एक बार हमें पता लग जाएगा कहाँ पे है तो फिर वहां से हम उसको निकाल के देख लें। ठीक है, सो ये इन्फॉर्मेशन है कहाँ पे, दैट्स वन थिंग। दूसरी, अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है तो आपने ये देखने की कोशिश करनी कि क्या ये स्टेटमेंट सेंस वाइज सारी की सारी मैच हो रही कि नहीं हो रही है। सिर्फ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर को सेटिस्फाई करने के लिए मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ। नंबर इज 100%। ये मेरा 100 गलत हो गया, खैर जी, ये समझ आ रहा है ना, 100% नहीं हाल। ये पता नहीं क्या है इसके माउस को, चलो जी, ठीक हो। 100% मीन्स 199 नहीं, ठीक है। वो जो सेल लगाते हैं ना 99%, 99 रुपीज के ले लें, ठीक है। वो अक्सर यहाँ पाकिस्तान में भी ट्रेंड चला था 1 पाउंड शॉप का, ठीक है। बाहर तो खैर ये बहुत कॉमन है, या अंडर 1 पाउंड का, या अंडर 100 का, उसके बाद हर चीज इतने रुपए की, ठीक है। तो वो प्राइस पूरी पूरी होती है उसमें, वो सिर्फ एक ट्रिक क्वेश्चन होता है। यहाँ अक्सर लेडीज को सेल के झांसे में फंसा देते हैं सेल सेल सेल, और सेल काट के भी प्रॉफिट पूरा पूरा ही ले रहे होंगे, ठीक है, कि चलो जल्दी करो सेल लगी है। अच्छा, वो भी ले रहे हैं। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, 100% मीन्स कि अगर आपने स्टेटमेंट को मैच किया, वो कैब मैच भी हमने की, सेंस वाइज 100% मैच होनी चाहिए। अगर होगी तभी वो स्टेटमेंट ट्रू का स्टेटस होल्ड कर सकती, वरना नहीं कर सकती। वी गुड, यहां तक मेरे साथ हैं? ठीक है, एक चीज ये ध्यान में रखनी है, एक मैं कॉन्सेप्ट और देता हूँ, फॉल्स को याद छोड़ देते थोड़ी देर के लिए। ट्रू की समझ आ गई है, अब आ जाए तो नॉट गिवन पे। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन है देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑन दिस वन, ठीक है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो आइल्स वाले लिखते हैं ना, स्टूडेंट को समझ ही आती है कि अगर ये स्टेटमेंट का जिक्र ही नहीं है ना तो ये नॉट गिवन होगी, मीन्स की लिखी ही ना हो। अब अभी हमने वहां पे टाइटल पढ़ा है साइकिल लाइट्स का, ठीक है। ऑलमोस्ट हर स्टेटमेंट के अंदर आपको लाइट का वर्ड और साइकिल का वर्ड नजर आ रहा है। इस हिसाब से देखें तो कोई भी स्टेटमेंट नॉट गिवन नहीं होनी चाहिए, वो तो लिखी होगी बात। मेक सेंस? ये होता है वर्ड टू वर्ड मैच करना, इसमें स्टूडेंट फंस जाता है। ये नहीं करना आपने, ये आइल्स की ट्रिक है। उन्होंने सेंस मैच करवानी थी, चाहे वो वर्डिंग सेम यूज करें, बट दे विल क्रिएट अ सेंस कि वो इंफॉर्मेशन वहां पे मिसिंग होगी। अब आइल्स में इसको वो करते कैसे हैं, वो क्या करते हैं, वो कभी भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देते। ये मैं स्टेटमेंट रिपीट करता हूं, अगर ये स्टेटमेंट पूरी मिस हो रही है, ऐसी स्टेटमेंट्स बहुत कम आती हैं कि कॉन्टेक्स्ट चेंज हो, कभी वाला वर्ड नहीं है, ठीक है। आती जरूर है कि ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट का जिक्र ही नहीं होगा टेक्स्ट के अंदर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मगर वो वाला सवाल बहुत आसान हो जाता है। तो आइल्स वाली चीजों को इतना आसान नहीं रखते, वो कहते हैं कि थोड़ा सा वर्कअप करे स्टूडेंट। वो करते क्या है, वो आधी स्टेटमेंट लिख देते हैं और आधी मिस कर देते हैं। ये वाले क्वेश्चन बार बार आने हैं आपको। उसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट स्टक हो जाता है, उसको लगता है लिखा तो हुआ है, वो कहते हैं जी नॉट गिवन नहीं है। अब आपने वो 100% वाला याद रखना है। अगर तो 100% इंफॉर्मेशन मैच हो गई है और सेम सेंस है तो वो ट्रू है, और अगर इंफॉर्मेशन मैच ही नहीं हो रही तो उसमें कोई ना कोई बात मिसिंग जरूर होगी, वो होगी नॉट गिवन, ठीक है। अगर ये दोनों आपको निकालने आ जाते हैं, और अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो इन दोनों पैरामीटर्स पे फॉल नहीं कर रही है, वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगी। तो सिर्फ ट्रू और नॉट गिवन की गेम खेल लेते हैं। अगर ट्रू भी नहीं है, नॉट गिवन में नहीं है, तो फिर आप फॉल्स लगा दीजिए। मेक सेंस? ये मेरा ख्याल है काम आसान हो जाएगा। सिर्फ ट्रू ढूंढना है या नॉट गिवन, ओके। सिर्फ हम पहले दो सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, इसके कीवर्ड बनाएंगे। फिलहाल मैं आपको दूंगा, इसके दोनों के कीवर्ड बनाएं और पहले पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करें, मोस्ट प्रोबेबली आपको वहीं पे आंसर मिल जाए, ठीक है। मैं आपको 3 to 4 मिनट से जब कर ले मुझे आपने बताना, देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग। हाँ भाई जी, जो आंसर्स आप लोगों ने मुझे बताए हैं, नंबर 6 इज ट्रू एंड नंबर 7 इज फॉल्स, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दोनों करेक्ट हैं, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, ठीक है। एक बार इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ करता हूँ जिनको नहीं समझ आ रहा, ताकि उनको भी क्लियर हो जाए। बात कीवर्ड से स्टार्ट होनी है। यहाँ पे लिखा है जी, इट इज इलीगल टू साइकिल, इट इज इलीगल टू साइकिल आफ्टर सनसेट विदाउट बाइक लाइट्स, ठीक है। सेंस बना लेते पहले। अगर सूरज गुरूब हो रहा है, सनसेट हो रहा है अभी, ठीक है, ये हो चुका होगा आफ्टर सनसेट,
और आप साइकिल पे राइड करना चाहते हैं तो लाइट्स होनी चाहिए, अगर नहीं होंगी तो फिर इलीगल है, मींस आपको टिकट या आपका चलान हो सकता है, इसका मतलब ही। ठीक हो गया जी। जैसे हमारे यहाँ पे रूल है कि हेलमेट के बगैर अगर आप चला रहे हैं तो चलान हो, मेक सेंस, या ड्राइविंग सीट पे अपने बेल्ट लगाना। नंबर 7, फ्रंट एंड रियर लाइट्स, ठीक है, मींस के साइकिल के अगले हिस्से पे और पिछले हिस्से पे फ्रंट एंड रियर लाइट्स कैन बी अटैच्ड टू द राइडर। सेंस बन रही है कि फ्रंट लाइट और बैक लाइट मींस के जो साइकिल चला रहा है ना उसको ही चिपका देते, इसका मतलब कि वो डिटैचेबल लाइट्स होंगी। यहाँ राइडर के लिए मस्ट होगा कि वो कोई ऐसा सूट पहने जिसपे लाइट्स लगी हो फ्रंट साइड पे भी और बैक पे। सेंस तो ये बन रही है, फिर वो वाली बात अगर मैच हो गई देन इट मेक्स सेंस। गुड, ऑलराइट जी, लेट्स गो टू द टेक्स्ट एंड मैच द वोकैबुलरी, ठीक है, और फिर हम अपनी टेक्निक भी अप्लाई करेंगे। आई बिलीव 6th का आंसर पहले पैराग्राफ में, ठीक है, तो मुझे लाइन पिन पॉइंट कर सकते हैं कहाँ पे है? Third line. फर्स्ट 2 लाइंस, थर्ड लाइन क्या लिखा है कि थर्ड लाइन? The legal lighting obligations for cyclists are determined by sunset and sunrise times, not the hours of darkness. आगे भी पढ़ो, which start 30 minutes after the former and अच्छा जी, ठीक है, distance blah blah blah, okay okay okay। हाँ जी, सबने यहीं से निकाला है, फर्स्ट से निकाला है, आप बताएं फर्स्ट से कैसे निकाला है? और बताएं। The clear front and rear lights that are lit clean and working properly when cycling between sunset and sunrise. ऑलराइट जी, ये जो मिस कह रही है इनकी बात से कौन कौन एग्री है? आप लोग ज्यादा लोगों ने कहा जी यहां से निकाला है, वो कह रहे थे आंसर देते लिखे है। Between sunset and sunrise है, वो तो बात sunset की बात है। ठीक हो, वेरी गुड। और जी, सर यहाँ पे लीगल का वर्ड नहीं है। Illegal or अच्छा, opposition. तो इसलिए ऑब्लिगेशंस वाले वर्ड से आपने पिक कर लिए, लीगल ऑब्लिगेशंस। ठीक हो गया। और जी, और कोई विशेष टिप्पणी? विशेष मीन्स खास, तो टिप्पणी मीन्स टिप, हिंदी भी आनी चाहिए ना थोड़ी सी बीच में। ऑलराइट, वैसे आई एग्री विद हर, आंसर इज एक्चुअली इन द फर्स्ट लाइन एंड रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द फर्स्ट 2 लाइंस। ठीक है, लेट्स रीड इट। ठीक है, दोबारा से इसको रीड करते हैं। अप्रूव की बात हो रही है ना। बाकी सबने भी सही निकाला है। अब इससे चीजें भी सीखनी है हमने, क्योंकि आंसर कई बार मल्टीपल प्लेसेस पे पोस्टेड होता है, जरूरी नहीं कि सब एक ही जगह से निकाल रहे होते हैं, जैसे अभी हमने वर्कआउट किया। ठीक है, ओके, लेट्स टेक इट फ्रॉम द टॉप। क्वेश्चन को ज़हन में रखना है। क्वेश्चन था हमारा इट इज इलीगल टू साइकिल आफ्टर सनसेट विदाउट बाइक लाइट्स। ठीक है, you must have approved front and rear lights that are lit। एक तो वो जलती होनी चाहिए और अप्रूव्ड होनी चाहिए, मींस के अगर आप उसके बगैर चलाते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। मींस कोई भी लाइट नहीं, अप्रूव्ड वाली, और लाइट ऑन भी होनी चाहिए। साथ उसके और कंडीशंस पे लिखी हैं, क्लीन भी होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, व्हेन साइकिलिंग बिटवीन सनसेट एंड सनराइज। देखिए, बिटवीन में तो सनसेट के बाद की बात ही कर रहे हैं, मेक सेंस? ठीक है, अब जो अगली लाइन है ना, इसको हम कनेक्टर बोलते हैं। ठीक है, मैंने मंडे को राइटिंग का लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कोहेसिव डिवाइसेस। मैंने कहा था कुछ कनेक्टर्स है जो टू द पॉइंट है, हाउएवर, देयरफॉर, नेवरदलेस हम लगाते हैं, बाकी के वर्ड्स भी तो कनेक्टर का काम करते हैं। अब अगर आप राइटिंग में पुट कर रहे हैं तो रीडिंग में आपको रीड भी करने आनी चाहिए, देन इट मेक्स सेंस, जिसको हम कहते हैं सेंटेंस से सेंटेंस। अगली जो लाइन लिखी है ना, इट्स नो डिफेंस टू से, अब ये वो कह रहा है कि ये आप इस बात की कोई वजाहत नहीं दे सकते। इट वॉज पास्ट सनसेट बट नॉट येट डार्क। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हैं जी, आपको कोई टिकट देकर रोक लेता है, कोई सार्जेंट रोक लेता है, वो कहते हैं यार सनसेट हो गया या टाइम हो गया और आपने लाइट्स क्यों नहीं ऑन की, और आपके सर देखिए अभी तो इतना अंधेरा हुआ ही नहीं है, गाड़ियों वालों को मैं बड़ा क्लियरली नजर आ रहा हूँ। रूल है सनसेट हो गया है, यू हैव टू टर्न ऑन द लाइट्स। अंधेरा अभी हुआ है या नहीं हुआ, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये लिखा हुआ है। इट्स नो डिफेंस टू से दैट इट वाज पास्ट सनसेट बट नॉट येट डार्क।
अब तो आगे एक्सप्लेनेशन आ रही है, जो क्वेश्चन था वो तो पहली 2 लाइन में सेट हुआ हो, अब उसने आगे इसको फर्दर एक्सप्लेन किया। द लीगल लाइटिंग ऑब्लिगेशंस, ये रूल क्या है, वो ये है कि फॉर साइक्लिस्ट आर डिटरमिन्ड बाय सनसेट एंड सनराइज। मीन्स आज के, लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, आज उन्होंने बता दिया पाकिस्तान में 5:15 पे सनसेट यहाँ हो जाना है और सनराइज होना है सुबह 4:56 में। इसके दरमियान में आप बाउंड है लाइट्स ऑन करने के लिए, अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आपने ये नहीं देखना अभी रोशनी हो गई है तो मैं बंद कर देता हूँ पहले, ये लिखा होगा। अगर आप उसको बाईपास करते हैं आप रूल्स ब्रेक करें। इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉट द आवर्स ऑफ डार्कनेस, अंधेरे के घंटे नहीं, सनसेट और सनराइज का टाइम डिफाइन करेगा, वरना आप लॉ को ब्रेक करेंगे। क्वेश्चन तो आपका किसी और चीज पे सेट हुआ हुआ, तो ये आगे इसकी एक्सप्लेनेशन। अब यहां से आंसर निकाला तब भी ओके है, यहां से निकाला तब भी ओके है। अब कभी कभी यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं पहुंचते ना, जैसे आपने अक्सर फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं, आप कहते हैं सर लाइन सही पकड़ ली थी, वर्ड गलत लिख दी है। ये ट्रू फॉल्स के साथ भी होता है, आप सही जगह पे आते हैं मगर आप क्योंकि इंफॉर्मेशन गलत पिक कर रहे हैं तो वो ट्रू स्टेटमेंट को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देते हैं। तो वोकैब मैचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न, आपको वोकैब मैच आना चाहिए। गुड, ओके हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे टिप सिर्फ ये है, आपने कहा जी ट्रू आंसर है, मैंने भी कहा ट्रू आंसर है, फर्ज करें हम यहाँ पे डिस्कशन ना करते, आपने जहां से निकाला है तो हो सकता है अगली बार एग्जाम में आप करते हो तो आपका आंसर गलत हो जाए। आंसर ठीक हो गया है ना, वोकैब मैचिंग जरूर करना अगर आप वाकई आइल्स के पेपर पे ग्रिप लेना चाहते हैं तो। ठीक है गलत है वो अपनी जगह पे है, वोकैब मैचिंग पे काम सीधा करना, ये आपको ओवरऑल राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग सब में एलिवेट कर दे। इट्स दैट स्ट्रॉन्ग टेक्निक। गुड, ओके हो गया। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है सबको? डन। क्वेश्चन नंबर 7 साहब ने क्या जी फॉल्स है, आंसर सही है ਤੁਹਾਡਾ, रेफरेंस दसो कितने। And you can't compare that to Take your bike. bike ride. Next to your bike. अच्छा कौन सा सेकंड पैराग्राफ में लिखा है? Third line, getting to your bike. थर्ड लाइन 1 2 3 Next to your bike. फिक्स्ड टू योर बाइक। अच्छा ठीक हो गया, आप ये वाला मुझे लाइन बता रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा एक और ट्रिक है, आंसर आपने जहां से भी निकाला है, जैसे मिडिल ऑफ द क्वेश्चन हमने अभी पीछे भी किया, हमेशा उस लाइन को पूरा पढ़ना आपने, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप, ठीक है। क्योंकि ट्रू फॉल्स में खासतौर पे बड़ा जरूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट जहां से स्टार्ट होती है कई बार वो पीछे से कॉन्ट्राडिक्ट हो रही होती है, आगे से मैच होती है, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो हमारा जुमला है ना, ये शुरू मेरा ख्याल है कहाँ से हो रहा है, ये तो पहली लाइन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है, ये एक ही सेंटेंस है। हम पढ़ लेते हैं, साइकिलिंग यूके's गाइड टू साइकिलिंग रेगुलेशंस एक्सप्लेन्स, ये उन्होंने बता दिया कि जो साइकिलिंग गाइड है, और एक्सप्लेन्स द रोड व्हीकल्स लाइटिंग रेगुलेशंस इन डिटेल, बट इन समरी you need a white light at the front and a red light at the rear। अभी आगे इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है, फ्रंट और बैक पे लाइट होनी चाहिए मगर कलर भी बताएं, विजिबल फ्रॉम द फ्रंट एंड रेयर रिस्पेक्टिवली एंड फिक्स्ड टू योर बाइक। इसका मतलब है राइडर जो है उसके ऊपर नहीं, जो आपका बाइक का फ्रेम है उसके ऊपर अटैच होनी चाहिए। क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारा कह रहा है जी फ्रंट एंड रेयर लाइट्स कैन बी अटैच टू द राइडर। जितना हमने पढ़ा है यहां तक तो नहीं लिखा हुआ कि राइडर पे हो सकती है, ठीक है। कभी कभी स्टेटमेंट को रिकन्फर्म करने के लिए 1-2 लाइन आगे भी पढ़ लिया करें, हम आगे की 2 लाइनें भी पढ़ लेते हैं। अ लाइट ऑब्स्क्योर्ड बाय अ सैडल बैग, ऑब्स्क्योर्ड का क्या मतलब है? ओ नहीं देखा मैंने, की होता है? अटैच होना, अटैच। नो नो नो, ऑब्स्क्योर्ड का मतलब है रुकावट, ठीक है। मींस अगर आपने पीछे बस्ता रख दिया, सैडल बैग रख दिया, उसकी वजह से रेयर लाइट छुप गई है, विजिबल नहीं है, लगी हुई है फ्रेम के साथ बट इट्स नॉट विजिबल। अ लाइट ऑब्स्क्योर्ड बाय अ सैडल बैग isn't illegal and neither is a torch on your head, though there's nothing to stop you using a head torch as an additional light, ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने राइडर को अटैच करने की कोई फर्दर बात नहीं की है, और लाइट की जो बात उन्होंने किया है वो बड़े क्लियरली किया है कि बाइक को अटैच होनी चाहिए। अब हमें कंफर्म हो गया कि जो लाइट्स लगी होनी है ना वो राइडर के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ठीक है। अगर अब आप इसको स्टेटमेंट पे लेके जाते हैं
अब मैं आपको सिखाने लगा हूं कि फॉल्स ऑटोमेटिकली निकलता कैसे है। हमने सिर्फ ट्रू और नॉट गिवन को देखना है कि नहीं है, फॉल्स ऑटोमेटिक लग जाएगा यहाँ पे। स्टेटमेंट कह रही है कि फ्रंट एंड रेयर लाइट्स, अभी हमने पढ़ा, उसका जिक्र आ गया, इंफॉर्मेशन तो लिखी है, मिसिंग नहीं है, ठीक है। अटैच्ड की बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है, कि लगी कहाँ पे होनी चाहिए, ये भी बात हो रही है, मिसिंग नहीं है। यहाँ पे कह रहा है राइडर और वहां पे कह रहा है बाइक, बाकी हमारी सारी इंफॉर्मेशन मैच हो गई है। अब नॉट गिवन की कंडीशन ये थी कि इसमें से कोई ना कोई बात मिस होनी चाहिए, अब मिस भी नहीं हो रही है, और ये सारी बात जो है हमारी मैच भी नहीं हो रही है, मींस सेंस सेम नहीं है। कितनी बात कॉन्ट्राडिक्शन में है इसमें? मिस भी हो रही तो फॉल्ट हो जाएगा। सर आपने जो बोला मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, आप मुझे दोबारा भी बता सकते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कितना पोर्शन है जो कि मैच नहीं हो रहा है या उलट लिखा होगा? सिर्फ राइडर का वर्ड, वन वर्ड, सिर्फ और सिर्फ ये वाला वर्ड चेंज अगर हम करते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है। यहाँ पे बाइक लगा दूं तो ट्रू है, यहाँ पे राइडर लगा हुआ है तो फॉल्स है। अब ट्रिक ये है, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स उस कंडीशन में होगी, पहली शर्त यह है कि वो मैच हो 100%, क्योंकि नॉट गिवन के लिए कुछ ना कुछ मिसिंग होना जरूरी है। अगर तो वो 100% है और सेंस सेम है तो ट्रू है, और अगर उसमें कोई एक वर्ड भी उलट लिखा है ना तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, वो फॉल्स नहीं। ये जो बाइक ही लिखा होता है लेकिन फ्रंट एंड रेड नहीं लिखा होता, खाली फ्रंट में। तो फिर उसने उसको यहाँ तो प्रेफेस करना था, फिर मिसिंग करना था कुछ, यहाँ उसको उलट करके उसने कुछ लिखना था, या लाइट्स की कोई टाइप चेंज करता हो, फिर हम कहते हैं कि यार ये इन्फॉर्मेशन मैच नहीं हो रही है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, अभी और करेंगे, अभी समझ आ जाता आपको, ठीक है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता और क्वेश्चंस करते हैं, इट विल मेक मोर सेंस, ठीक है। अभी कोई नॉट गिवन का भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, ये तीनों करें जरा, 8, 9 एंड 10, ऑल द 3 क्वेश्चंस टुगेदर। अब जहां तक पढ़ लिया ना, वहां से आगे आगे चलना आपने। क्वेश्चन नंबर 8 इज नॉट गिवन, करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 is true, correct है। And what about 10? Not given. Not given? No. नहीं, Not given. not given। सर नॉट गिवन। परफेक्ट हो गया जी, नॉट गिवन, करेक्ट। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे 8, 9, 10 को करते हैं, आपको नॉट गिवन ट्रू की अच्छी से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, प्लस एक फॉल्स किया है, फिर वो आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। ओके जी, इसको थोड़ा सा तेज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं कीवर्ड बना दूंगा, अ टॉर्च वॉन ऑन अ साइक्लिस्ट हेड मस्ट बी वाइट, ठीक है। अ टॉर्च वॉन ऑन अ साइक्लिस्ट हेड, ये हो गया मस्ट बी। यहाँ पे जो मेन चीज है ना, ये मस्ट वाला वर्ड है, छोटे छोटे वर्ड्स इनको ध्यान रखना है। मस्ट का मतलब है मैंडेटरी, अगर साइक्लिस्ट ने हेड टॉर्च पहना है तो वो वाइट ही होना चाहिए, ये इसमें लिखा हुआ है। अगर ये बात मैच हो जाती तो गुड है, नहीं है तो नहीं। हाँ, जिसका रेफरेंस कहाँ पे है हमारे पास? एंड नेचर का तो ऑपरेटिंग का रिकॉर्ड हो है। ओके सर, पैराग्राफ पहले बताएंगे कौन सा? Second paragraph. सेकंड पैराग्राफ में, ओके सेकंड आफ्टर ओके जी सर, दोबारा पढ़िएगा प्लीज, सर दोबारा पढ़िएगा प्लीज। एंड आई ड्रो इज द टॉर्च ऑन योर लैंप। तो टॉर्च की बात हुई है लेकिन ये नहीं बताया कि वो वाइट है। Additional line. परफेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अ लाइट ऑब्सक्योर्ड बाय सैडल बैग इजंट लीगल एंड नाइदर इज अ टॉर्च ऑन योर हेड, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है कि टॉर्च अगर आपके हेड पे है वो इलीगल नहीं है, दो देयर्स नथिंग टू स्टॉप यू यूजिंग अ हेड टॉर्च एज एन एडिशनल लाइट। बाइक पे जो लाइट लगनी है वो वाइट होनी चाहिए फ्रंट पे, उसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी है, मगर हेड टॉर्च के लिए उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, ठीक है। पहननी है तो पहन ले, नहीं पहनी तो ना पहने, उसके लिए एक तो ये ऑप्शन है, दूसरी उसका कलर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं, जिस मर्जी रंग की हो। अब अगर आप इसको मैच करें जाके, तो इसका रेफरेंस हमें मिल रहा है, क्या रेफरेंस मिल रहा है जी? कि आपने जो हेड टॉर्च है, And the additional line. अ टॉर्च वॉन ऑन साइक्लिस्ट हेड, ये इतनी बात तो हमारी मैच होगी है कि साइक्लिस्ट की बात भी हो रही है और टॉर्च की बात भी हो रही है। ये कलर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये वाली बात ना तो कॉन्ट्राडिक्ट है और ना ही ट्रू है, एक्चुअली ये मिसिंग है, ये इसका जिक्र ही नहीं है कि टॉर्च का कलर क्या होना चाहिए। और हमने भी पढ़ा था कि कोई भी स्टेटमेंट जब आप यूज करते हैं, आम तौर पे अगर वो स्टेटमेंट
कंप्लीटली मैच नहीं होती, जिसमें 100% मैचिंग नहीं, तो वो बाय डिफॉल्ट ही नॉट गिवन नहीं। गुड, क्योंकि ट्रू या फॉल्स होने के लिए उसको 100% मैच होना पड़ेगा, जैसे ही हमने किया। तो यहाँ पे मस्ट बी वाइट वाली इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर सम लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्लैशिंग लाइट्स। ठीक है, देयर आर सम लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्लैशिंग लाइट्स, कि जो भी आपकी लाइट्स फ्लैश करेंगी उसके ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शंस है। हाँ जी, इसका रेफरेंस जल्दी से बता दे पाए। Third सर paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ परफेक्ट हो गया। थर्ड पैराग्राफ कहाँ पे लिखा है जी? Start. स्टार्ट में लिखा है, ओके। कहाँ से कहाँ तक लिखा है? फर्स्ट 2 लाइंस। First line में होगा। एक्चुअली फर्स्ट लाइन में मेन रेफरेंस है। द रेगुलेशंस आल्सो नाउ अलाउ फ्लैशिंग लाइट्स। रेगुलेशंस मींस रूल्स क्या कहते हैं? प्रोवाइडेड दे फ्लैश बिटवीन 60 एंड 240 टाइम्स पर मिनट। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। इसके दरमियान दरमियान है तो आपकी जो लाइट है वो ओके है। आगे इसको फर्दर लिखा हुआ, आगे रिफ्लेक्टर्स पे चला गया। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपकी जो फ्लैशिंग लाइट्स हैं उनके ऊपर रूल्स बने हुए हैं। क्वेश्चन भी आपका यही था कि देयर आर सम लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्लैशिंग लाइट्स। गुड, इसका मतलब है कि इस रेगुलेशन को अगर वो फुलफिल नहीं करेंगी तो देन इट इज नॉट अप्रूव्ड। अप्रूव्ड वाला जिक्र यहाँ पे दोबारा आ गया, फिर vocab मैच हो गई, परफेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 जी, रिफ्लेक्टर्स आर मोस्ट कॉमनली अवेलेबल इन 4 पैक्स। ठीक है, रिफ्लेक्टर का सबको पता है ना, इसमें लाइट नहीं होती बट वो नियॉन टाइप साइंस होती हैं, जैसे आपकी सड़क पे कैट आइज भी लगी होती हैं, अगर उस पर लाइट फ्लैश होगी वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्टर्स आर मोस्ट कॉमनली अवेलेबल। मोस्ट कॉमनली अवेलेबल है कि जब भी आप मार्केट में रिफ्लेक्टर लेने जाएंगे वो इस तरह आपको मिलेंगे। किस तरह? इन पैक्स ऑफ 4, मीन्स के 4-4 की पैकिंग में आपको मिलेंगे। दैट्स द स्टेटमेंट इज सेइंग। ठीक है, जहां से हमने पढ़ना छोड़ा तो बिल्कुल उसके आगे रिफ्लेक्टर्स का जिक्र था। अब रेफरेंस मुझे बता दें, और आप सब कह रहे हैं नॉट गिवन है, कि नॉट गिवन कैसे हो गया? लिखा तो है। टाइप्स बताएंगे लेकिन अवेलेबिलिटी बताएंगे। Paragraph number 3, second line. हम्म, The legal requirement for reflectors include a red mirror reflector and 4 amber pattern reflectors. ठीक है, इधर ही रुकिएगा सर, वेरी गुड। ये कौन से रिफ्लेक्टर लगाने, उनके कलर्स लिखे हैं उन्होंने। ठीक है, आगे सर प्लीज। One at the front and rear of each pattern. ठीक हो गया। आप सबने साइकिल तो चलाई है ना? जब साइकिल के पेडल पे पाँव रखते हैं तो उसकी 2 साइड्स होती है, एक फ्रंट होती है एक बैक होती है। जिसका है कि आपको 4 रिफ्लेक्टर्स चाहिए, एक पेडल पे 2 लगेंगे, एक पे 2 लगेंगे। उन्होंने बता दिया कि फ्रंट पे कौन सा लगाना है, बैक पे कौन सा लगाना है। ये तो लीगल रिक्वायरमेंट्स की बात होगी। आपको मार्केट में वो 4-4 मिलेंगे या 4-4 की पैकिंग में मिलेंगे, अभी इसका जिक्र नहीं आया। 4 रिफ्लेक्टर्स का जिक्र आ गया। ठीक है, मगर यहाँ पर जो 4 का वर्ड है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में है, वहां पे जो 4 का वर्ड है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में है। अब ये वाला जो है ना ट्रिक क्वेश्चन होता है, जिसके अंदर अक्सर लोगों को लगता है कि यार ये लिखा तो है, वो नॉट गिवन वाली कंडीशन में जा नहीं पाते, वो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। आप ये देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, उर्दू में मेरा ख्याल है कि जिसको हम कहते हैं कि सियाको सबाक या सिचुएशन क्या चल रही है, ये सिचुएशन के साथ वर्ड मैच नहीं हो रहा। वर्ड सेम है, सिचुएशन इज एंटायरली डिफरेंट। गुड, यहीं से आगे चल रहा है। आगे उसने फिर और बात कर रही है। ठीक है, रिफ्लेक्टर्स अटैच कहाँ पे होने चाहिए, वो 4 की पैकिंग वाला जिक्र नहीं आया। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्टर्स का रेफरेंस है और 4 का भी जिक्र आ गया, मगर वो 4 की पैकिंग में मिलेगा ये जिक्र नहीं है। सो द मिसिंग इंफॉर्मेशन इन दैट वन इज अवेलेबल इन 4 पैक्स। ठीक है, ये वाला एक्चुअली पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। ठीक है, रिफ्लेक्टर्स का इंडिविजुअल वर्ड्स इसमें है, रिफ्लेक्टर्स की बात हो रही है, उनके लाइक कॉमनली यूज की बात हो रही है, और मगर इस पूरी स्टेटमेंट देखें तो वर्ड सेम है मगर कॉन्टेक्स्ट काफी ज्यादा डिफरेंट। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज नॉट गिवन। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए, नॉट गिवन और हमने क्वेश्चन नंबर 7 फॉल्स किया था, इनमें फर्क नजर आ रहा है? फर्क ये है कि इसमें 100% मैचिंग है, कोई एक वर्ड होता है जो उलट लिखा होता है, जैसे ये वाला था। नॉट गिवन के अंदर इंफॉर्मेशन मिस होती है, दैट्स द डिफरेंस। गुड, ऑलराइट, ओके जी। ये 4 रह गए, इसको जल्दी से करें फिर हम इससे बात करते हैं। 11 till 14। ऑलराइट जी, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 11, क्या आंसर है जी?
Question number 11 is false, correct है. And what about 12? 12 is true, perfect. 13, it's not given, perfect. And what about 14? False. ओके इन चारों में से अगर किसी क्वेश्चन की आपको नहीं समझ आ रही, आप मेरे से अभी डिस्कस करना चाहते तो बताएं. अगर सेंस बन गई, क्योंकि हमने एक फॉल्स भी कर लिया है, एक ट्रू भी किया है, एक नॉट गिवन भी किया है, और मैंने आपको टेक्निक भी सिखा दी है. इफ इट्स मेकिंग सेंस, गुड. 13 and 14 में वो 8 का अगेन वो बात है, लेकिन मैं बस सजेशन दिया है तो अच्छा चलो 11 11 में लग सारे कर लेने हैं फिर. बेचारे 12वें की कसूर है. चले मैं जल्दी जल्दी सारे करता हूँ. मैं अभी करा देता हूँ सर, 2 मिनट मेरे साथ बेयर कर लें बस, ठीक है. रिफ्लेक्टिव हिल स्ट्रिप्स आर अलाउड इंस्टेड ऑफ पैडल रिफ्लेक्टर्स. इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है इसकी बजाय, ठीक है. मीन्स को उन्होंने ऑल्टरनेटिव दिया होगा. हाँ जी, इसके जरा हम जल्दी से वोकैब मैच कर लेते हैं. जहां से हमने पढ़ना छोड़ा था वहीं पे इसका आंसर आगे दिया होगा. मैं थर्ड पैराग्राफ में आपकी थर्ड लाइन से पढ़ रहा हूं. कॉमन सेंस माइट सजेस्ट दैट आर रिफ्लेक्टिव हील स्ट्रिप और एंकल बैंड मींस आपके जूते के साथ पीछे या आपके टखने के साथ जो आप बैंड पहन ले, कुड रिप्लेस एन एम्बर पैडल रिफ्लेक्टर. वो कह रहे हैं उसकी रिप्लेसमेंट कर ले, ऑल्टरनेटिव यूज कर ले. आगे का लिखा बट अनफॉर्चुनेटली दीज डू नॉट मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स. क्वेश्चन में लिखा था कि यू कैन यूज रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स आर अलाउड. देखिए यहाँ पे अब हमने 3-4 वर्ड देखे, अप्रूव्ड, लीगल, अलाउड. ये सब वर्ड जो है ना एक ही फैमिली में रहे कि अलाउ है कि नहीं अलाउ. तो डू नॉट मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स मींस नॉट अलाउड. ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये वोकैब मैच है, इसलिए ये आंसर आपका फॉल्स में चला गया. मेक सेंस? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12, ये इसके आगे यहां से हम पढ़ते हैं. मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सिर्फ. The law concerning the design of pedals is unsatisfactory. कि जो पैडल का डिजाइन है, उस पैडल के डिजाइन के ऊपर भी एक लॉ बना होगा, वो जो है ना ठीक नहीं. मींस डिजाइन को चेंज करने की जरूरत है. सेंस ही है. इसी लाइन को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ. दिस इज एन annoying problem for riders who use bike where the feet are attached to the pedals. अब आपने कई तरह के साइकिल्स देखी होंगी. आमतौर पे जो रेसिंग बाइक्स होती है ना, उसके साथ पाँव वो सैक को जोड़ देते हैं. मींस स्ट्रिप अवेलेबल होती है, क्योंकि आपने पेडलिंग तेज करनी होती है तो फिर पाँव हटने का डर होता है. तो अब इसमें उन्होंने लिखा है कि जिनके पाँव अटैच हो जाते हैं पेडल्स के साथ, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है. क्यों? दीज पेडल्स, ये जो दीज पेडल्स है, ये वो वाले जिसके साथ आप पाँव अटैच कर सकते हैं. दीज पेडल्स आर नॉट डिजाइंड विद इनफ स्पेस टू अकोमोडेट रिफ्लेक्टर्स. लॉ कहता है पैडल के साथ रिफ्लेक्टर लगाएं. उस पैडल का डिजाइन जो है वो रिफ्लेक्टर को अकोमोडेट नहीं कर पा रहा. अब प्रॉब्लम होगी इसका कि आप उस साइकिल पे अगर बाहर निकलेंगे, चीजें नहीं लगी हैं, तो वो आपको बार बार तंग करेंगे या रोकेंगे. अब यहाँ पे लिखा है जी, एंड मेक दिस एन एरिया ऑफ लेजिस्लेशन इन नीड ऑफ चेंज. लो जी, सारा आंसर ना इस लाइन में था. लेजिस्लेशन होता है रूल्स. इन नीड ऑफ चेंज मींस बदलने की जरूरत है. अब सेंस की हमने शुरू में बात की थी. इसका मतलब है कि जो करंट लॉ है ना, पैडल को लेके, रिफ्लेक्टर्स को लेके, और इसमें जो पैडल का डिजाइन है वो एक्चुअली अनसेटिस्फैक्टरी है. ठीक है. अब इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि रिफ्लेक्टर नहीं लगाना, इसमें उन्होंने कहा कि पैडल के डिजाइन पे जो लॉ है ना, उसको चेंज करने की जरूरत है. दीज पैडल्स आर नॉट डिजाइंड विद इनफ स्पेस टू अकोमोडेट रिफ्लेक्टर्स एंड मेक दिस मींस डिजाइन को उन्होंने कहा, ये डिजाइन के साथ रिलेटेड, ये जो दिस है ना डिजाइन के साथ रिलेटेड है. एंड मेक डिजाइन एन एरिया ऑफ लेजिस्लेशन इन नीड ऑफ चेंज. अगर आप जिसकी जगह डिजाइन का वर्ड लगाएंगे ना, फिर आपको क्वेश्चन की सही सेंस समझ आएगी. इसलिए ये ट्रू है, क्योंकि जो क्वेश्चन में सेंस लिखा है कि डिजाइन के ऊपर जो लेजिस्लेशन है ना, वो अनसेटिस्फैक्टरी. दैट इज मैचिंग. यहां तक ओके है? ऑलराइट. अब जरा जल्दी से 13 और 14 के कीवर्ड मार्क कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. Cycling during the daytime is safer than cycling at night. ये जो then का वर्ड है कंपेयरिंग का है. इसका मतलब है कि अगर आप दिन के टाइम साइकिल चलाते हो तो सेफ है, रात के टाइम चलाएंगे तो ज्यादा सेफ नहीं. इसकी सेंस सिंपल से उन्होंने बना दी. ठीक है. लेट्स गो एंड रीड द टेबल. की दूसरा भी पढ़ लेते हैं, इकट्ठे निकालते हैं. इट इज अगेंस्ट द लॉ मीन्स आप लॉ को ब्रेक कर रहे हैं टू साइकिल
इन डे टाइम फॉग विदाउट लाइट्स। मींस अगर दिन के टाइम फॉग है और आप साइकिल चला रहे हैं तो वो कह रहा है कि फिर आप लॉ तोड़ते हैं, फिर अगर दिन में भी फॉग है तो लाइट्स ऑन करनी पड़ेगी, लॉ ये कहता है। ठीक है, ओके जी, लेट्स गो एंड मैच। ओके जी, हमारा लास्ट पैराग्राफ है। ठीक है, क्वेश्चन को जेहन में रख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन साथ में निकाल लें, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जी साइकिलिंग ड्यूरिंग द डे टाइम इज सेफर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 की ये लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, अनलाइक विद अदर व्हीकल्स। अब अदर व्हीकल्स में साइकिल के अलावा सारे व्हीकल्स ऐड हैं। ठीक है, lights are not a legal requirement for cyclists when there is seriously reduced visibility during the daytime. मीन्स अगर आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, किसी किस्म की भी और ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, उनके लिए एक लीगल रिक्वायरमेंट है डे टाइम के लिए। उन्होंने कहा है कि साइकिल्स के लिए है ही नहीं, ऐसा कोई लॉ ही नहीं बना। अनलाइक विद अदर व्हीकल्स, लाइट्स आर नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर cyclists when there is seriously reduced visibility during the daytime. ये although का वर्ड कंपेयरिंग के लिए, although we wouldn't recommend cycling through dense fog without lighting up. ठीक है, उन्होंने कहा वैसे बेहतर थे कि अगर डेंस फॉग है, जिस बहुत ज्यादा धुंध है और दिन में आप साइकिल चला रहे हैं, तो बेहतर है कि लाइट ऑन कर दें, क्योंकि फिर विजिबिलिटी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा क्या है, साइकिलिंग डे टाइम इज सेफर साइकिलिंग एट नाइट। उसने हमें कंपैरिजन तो दिया ही नहीं कि दिन में चलाना सेफ है और रात को चलाना अनसेफ है। लीगल रिक्वायरमेंट सारी लिखी है कि दिन में ये होना चाहिए, रात में ये होना चाहिए, मगर दोनों को उसने कंपेयर करके नहीं दिया। ये तो इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट मिसिंग है, नो कंपैरिजन, इसलिए वो नॉट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, इट इज अगेंस्ट द लॉ टू साइकिल इन डे टाइम फॉग विदाउट लाइट्स। वो क्लियरली लिखा है देयर आर नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट, लॉ नहीं है, आपकी सेफ्टी के लिए बेहतर है, रेकमेंडेड, रिकमेंडेशन इज ऑलवेज अ सजेशन। ठीक है, लॉ का क्या मतलब होता है, लॉ में इफ का वर्ड नहीं होता, या तो ये है या नहीं है, तभी तो आप जजमेंट दे सकते हैं कि आपने सही किया या गलत की। लॉ मीन्स दैट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देयर्स नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है इट इज अगेंस्ट द लॉ, तो लॉ तो है ही नहीं है, अगेंस्ट कैसे होंगे आप, तो ये कॉन्ट्राडिक्टिंग है। यहाँ पे कह रहा है लॉ है, यहाँ पे कह रहा है लॉ नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्टिंग, सेंस वाइज मैच करना। सो दैट्स व्हाई आंसर इज फॉल्स। हाँ जी, आर वी गुड? ठीक है, इसको वाइंड अप करते हैं। आज हमने दो टाइप्स पे बात की है, एक हमने ट्रू फॉल्स की बात की है। ट्रू फॉल्स अ वेरी लाइक काइंड ऑफ अ मैंडेटरी क्वेश्चन इन आइल्स, ये आते ही आते हैं, इसका एस्केप रूट नहीं है। इस पे ग्रिप कर लेंगे तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू। कैसे करना है, आपने वोकैब मैच पे ज्यादा काम करना है। हर स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है ढूंढा करें, यहाँ तो बस ढूंढे के वो ट्रू है, यहाँ ढूंढे के वो नॉट गिवन है। तो अगर ये दोनों नहीं है तो ऑटोमेटिकली थर्ड कंडीशन आपको फाइल अप हो जाती है। ट्रू के लिए और फॉल्स के लिए मैंडेटरी के 100% मैचिंग हो, नॉट गिवन में हमेशा मिसिंग होता है। और ये सारे आंसर सीक्वेंशियल ऑर्डर में। गुड, बाकी मैचिंग हमने पहले वाइंड अप ले लिया। ठीक है, अब आपने करना क्या, हमने इसी टेस्ट को कंटिन्यू करना है कल भी, और इसका जो सेक्शन 2 है ना, वो कोशिश करें कि आप करके हैं, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, हम आते साथ स्ट्रेट अवे उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। और हम फिर कोशिश करेंगे कि जिसका थर्ड है ना, द स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट ग्रुप, उसमें हमारे पास अगेन मैचिंग के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज भी हैं और समरी भी है। ठीक है, कल हमने ये दोनों टेक्स्ट कवर करने हैं। गुड, अगर आप ये सेक्शन 2 करके आएंगे मेरे लिए आसानी हो जाएगी। सेक्शन 3 को सिर्फ पढ़ के आना है, ठीक है, ताकि आपको वोकैब पे जरा से ग्रिप हो, वोकैबलरी निकाल के लिएगा, बाकी सॉल्व हम यहाँ पे करेंगे। गुड, ठीक है फ्रेंड्स, आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह दे वाले, तो बाकी फिर कल मुलाकात होगी। ऑनलाइन फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। उसकी डिस्कशन